हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और मैं नरोत्तम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 से चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस से एक बड़ा ही रोचक और दिलचस्प कंसेप्ट जो रिलेटेड है किससे, न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड है। इस कंसेप्ट में हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है भाई, जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो जिस फोर्स से आपस में बंधे हुए होते हैं उस फोर्स को ही हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोल देते हैं। जो आपका न्यूक्लियस है एटम के अंदर, उस न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जैसे प्रोटॉन हुआ, जैसे न्यूट्रॉन हुआ, इनको क्या बोलते हैं, इनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं इनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। और ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स जिस फोर्स से बंधे हुए होते हैं आपस में, जिस फोर्स से ये बाउंड होंगे वो फोर्स होगा बेटा कौन सा फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। जैसे मान लो मैं यहाँ आपको न्यूक्लियॉन्स दिखा रहा हूँ, ये कुछ न्यूक्लियॉन्स हैं जो मिलकर न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियॉन्स होंगे इनमें न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं और इनके अंदर प्रोटॉन भी हो सकते हैं। इनके अंदर न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं और प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। और जिन फोर्स से ये बाउंडेड होते हैं वो फोर्स होते हैं कौन से, न्यूक्लियर फोर्सेस। उन फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं ये काफ़ी दमदार होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनका जो मैग्नीट्यूड है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड से लगभग कितना होता है, 100 मल्टीपल ग्रेटर होता है। मतलब साफ है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होंगे, न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, जो किससे होंगे स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, वो 100 मल्टीपल स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। तो जो न्यूक्लियर फोर्स हैं वो इनसे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं उनसे 100 मल्टीपल ग्रेटर होते हैं। दूसरी बात, ये जो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं ना, ये न्यूक्लियर फोर्सेज ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उस ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ग्रेटर होते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ग्रेटर होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स से ये लगभग 10⁻38 मल्टीपल ग्रेटर होते हैं। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से तो ये 100 मल्टीपल, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे ये 10⁻38 मल्टीपल ग्रेटर होते हैं। तो बात आई समझ में बेटा। ये होते हैं न्यूक्लियर फोर्स जो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों से ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये जो फोर्स हैं वो अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर होता है। लेकिन कुछ ज़्यादा ही कम दूरियों पर ये रिपल्सिव नेचर के हो जाते हैं। अभी मैं एक ग्राफ शो करूँगा, उस ग्राफ से मैं आपको बताऊँगा कि किस डिस्टेंस पर ये इनका जो नेचर होता है
वो रिपल्सिव होता है और कितनी डिस्टेंस के लिए अट्रैक्टिव नेचर होता है। तो क्लियर है बेटा। तो हम दोनों से ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर जो फोर्स हैं, न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर दैन टू, न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर दैन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ये कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों से ग्रेटर होते हैं। और हम ये पढ़कर आ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेटर होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो बेटा ये रिलेशन होता है इनमें, रिलेशन तो क्या, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं उनसे ग्रेटर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ग्रेटर होता है न्यूक्लियर फोर्स। सबसे ज़्यादा इनका मैग्नीट्यूड होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अब ये क्लियर है बेटा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ओके। तो अब हम बात करते हैं ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके नेचर क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज की, कि जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, जो न्यूक्लियर फोर्स हैं उनके बीच में प्रॉपर्टी क्या होती है, इनका नेचर कैसा कैसा होता है। तो हम सबसे पहले बात करें नेचर, तो इसका कैसा है, एट्रैक्टिव टाइप है फोर्स। हम ये कह सकते हैं फर्स्ट नेचर क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स हैं वो नेचर में कैसे हैं, वो अट्रैक्टिव टाइप के हैं। दूसरा क्या प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी, कि ये शॉर्ट रेंज फोर्सेज हैं, एक शॉर्ट रेंज पर ही काम करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्सेज। रेंज कितनी होती है, इनकी रेंज होती है 1 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम और मैक्स टू मैक्स 10 एंगस्ट्रॉम हो सकती है। उससे ज़्यादा जब इनकी 10 एंगस्ट्रॉम तो कहाँ से हो जाएगी, 1 एंगस्ट्रॉम या 2 एंगस्ट्रॉम के करीब इनकी क्या होती है, जो रेंज होती है वो होती है। मतलब न्यूक्लियस का जो साइज है उसके नियरेस्ट ये काम कर सकते हैं। 10 इंच पावर ये भी बोल सकते हैं हम कि कईयों बुक्स इसको 10 एंगस्ट्रॉम भी बोलती हैं, कईयों बुक्स 3 एंगस्ट्रॉम तक ही इसको एक्सप्लेन करती हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो है उनका रेंज 3 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कईयों बुक्स उसको 10 एंगस्ट्रॉम तक भी बताती हैं। तो बेटा ये तो हो गई 2 प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है न्यूक्लियर फोर्स की, थर्ड प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। दिस इज द कर्व बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी of nucleons and distance between nucleons इसको मैं r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डिस्टेंस को। तो ये डिस्टेंस हो गई स्मॉल r और ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। मैं 0 को बेटा यहाँ शो करूँगा
ये है इन MEV। पोटेंशियल एनर्जी किस में गिवन है? इन MEV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है किस में? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जिसको मैं बाई एक्सिस पर शो कर रहा हूँ। यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये माइनस का 100 है, ये प्लस का 100 है, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये है माइनस 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ मैं डिस्टेंस शो कर रहा हूँ, ये हो गई 1 एंगस्ट्रॉम, 1 फर्मी मीटर, सॉरी। ये R है किस में? इन FM, ये FM में गिवन है। 1, ये 2, ये 3, ये 4, और डिस्टेंस मैं जो बात कर रहा था आपसे 10 एंगस्ट्रॉम, तो वो एंगस्ट्रॉम में वैल्यू है। अगर फर्मी में बात करें तो मैक्स टू मैक्स 2 फर्मी या 3 फर्मी तक इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? फिर 0 हो जाती है न्यूक्लियर फोर्स की। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, 3 फर्मी मीटर के नियरेस्ट हो जाती है, तो जो न्यूक्लियर फोर्स होंगे उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। एंगस्ट्रॉम की बात करें तो हम 10 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है। कर्व कैसे बनेगा भाई? मैं यहाँ ये ऐसे शो कर देता हूँ। ये 0 वाली लाइन हो गई। कर्व कुछ ऐसे मिलता है हमें। इस तरीके का कर्व मिलेगा, और जहाँ पर वैल्यू ये माइनस 100 होगी, जहाँ वैल्यू माइनस 100 होगी, ये डिस्टेंस होगी R0, और R0 की वैल्यू होती है कितनी? R0 इज इक्वल टू लिखते हैं हम 0.8 FM फर्मी मीटर। फर्मी मीटर समझते हो? 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। इतनी वैल्यू है किसकी? R0 की। R0 की वैल्यू कितनी है? 0.8 10⁻⁻15, जो ये वैल्यू होती है। अब कर्व से हमें क्या मालूम चल रहा है? कर्व से हम क्या समझ सकते हैं? तो कर्व से हमें मालूम चल रहा है कि अगर R0 की वैल्यू R0 से कम है, मतलब डिस्टेंस जो है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, जैसे मान लो एक न्यूक्लियॉन ये है और ये दूसरा न्यूक्लियॉन है, और दोनों न्यूक्लियॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R। अगर इसकी वैल्यू R0 से कम हो, मतलब एक कोई डिस्टेंस है R0, उससे अगर इसकी वैल्यू कम होती है तो पोटेंशियल जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और उससे हमें ये पता लगेगा कि जो दोनों न्यूक्लियॉन्स हैं, दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स है वो किस टाइप का होना चाहिए? वो फोर्स होना चाहिए रिपल्सिव टाइप। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दोनों के न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस R0 से कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी पॉजिटिव, और उस कंडीशन में जो दोनों के दोनों न्यूक्लियॉन्स होंगे, उन दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा रिपल्सिव टाइप का। क्लियर बेटा? और अगर डिस्टेंस R0 से ग्रेटर है, डिस्टेंस क्या है? R0 से ग्रेटर है, अगर डिस्टेंस 0.8 फर्मी मीटर से ग्रेटर होती है
ठीक है, देखो अगर डिस्टेंस 0.8 FM से क्या है, कम है, 0.8 FM से कम है, तब तो जो नेचर होगा किसका, न्यूक्लियर फोर्स का, वो कैसा होना चाहिए, वो रिपल्सिव टाइप होना चाहिए। कैसा नेचर होगा, वो नेचर में होंगे रिपल्सिव टाइप। और अगर R की वैल्यू 0.8 FM से ग्रेटर है, मीन्स R0 से ग्रेटर है, तो जो फोर्स होते हैं वो फोर्स होते हैं एट्रैक्टिव टाइप के। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होंगे वो कैसे होंगे, वो एट्रैक्टिव टाइप के होंगे। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक जो न्यूक्लियर फोर्स है उसका कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे और थोड़ी सी बात है वो करते हैं। क्लियर है बेटा? तो अब आगे चलते हैं। एक लास्ट पॉइंट और है न्यूक्लियर फोर्स में जो आपको समझाना है। मिटा दूं इसको, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। एक लास्ट फाइनल जो पॉइंट है इसकी प्रॉपर्टी का, न्यूक्लियर फोर्स का, वो क्या है? जो न्यूक्लियर फोर्स है वो डिपेंड नहीं करता है किस पर, चार्ज पर। न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करते। जैसे न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो ये बिल्कुल इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि न्यूट्रॉन पर तो चार्ज कितना है, 0 है, और प्रोटॉन पर प्लस E के इक्वल है। ठीक है ना? ये जो फोर्स हैं वो जो न्यूट्रॉन्स के बीच में भी लग सकते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच में भी लग सकते हैं। तो ये जो फोर्स होते हैं ना न्यूक्लियर फोर्स, वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करते, ऐसा नहीं है। तो इनको हम ये समझ के मत चलना कि ये बिल्कुल ही क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। कईयों क्या करते हैं, ये जो न्यूक्लियर फोर्स हैं इनको कंपेयर करके चलते हैं, किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। बल्कि इनका जो नेचर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से डिफरेंट होता है, अलग होता है। ये अलग टाइप के फोर्स हैं। तो ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते किस पर, चार्ज पर। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है या न्यूट्रॉन पर चार्ज है ही नहीं, तो ये उस बात पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं, उनके ऊपर चार्ज है या फिर नहीं है। तो क्लियर है बेटा? उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक जो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में मैंने जो कंसेप्ट आपको बताया वो समझ में आया होगा। तो बेटा चैनल पे आगे बने रहिए और इसी तरीके से सारे जो भी हमारे वीडियोज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और स्किप मत कीजिए। आप क्या स्किप करते हो और बीच में वीडियो ड्रॉप कर देते हो। जो इंटरेस्टिंग चीज़, जो कंसेप्ट्स हैं, जो बढ़िया जो कंसेप्ट सीखने के जो होते हैं वीडियो के अंदर, वो आप तक नहीं पहुंच पाते। तो वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू।